डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने देखा था आरेख और उनसे संबंधित जो वाइवा क्वेश्चन आंसर है। आज हम देखेंगे पार्ट 7 में सुदूर संवेदन एवं सूचना प्रणाली यानी कि GIS या रिमोट सेंसिंग, इनसे संबंधित जो वाइवा क्वेश्चन आंसर है और 60 क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपकी परीक्षाओं में भी उपयोगी है और आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी उपयोगी है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार और देख लेंगे। और इसमें भी समझ ना आए या कुछ परेशानी जाए या दिक्कत आए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, वहाँ से व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से जो भी समस्या है उसे हमें बताएंगे, हम उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 7 रिमोट सेंसिंग या GIS। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदन यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। भौगोलिक ज्योग्राफिकल सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें GIS यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र या प्रणाली से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं GIS या भौगोलिक सूचना प्रणाली या तंत्र से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं। तो धरातलीय या स्थानीय आंकड़ों या सूचनाओं के एकत्रण, संग्रहण, संचयन, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली कहलाता है। सूचना तंत्र या प्रणाली, और वह यंत्र आपको जो तंत्र है या प्रणाली है वो क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाता है। और ये किसके द्वारा हमें मिलता है? कंप्यूटर, टेलीविज़न, जो मोबाइल है यानी कि कंप्यूटर के जितने भी रूप है उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। आपके जो GIS है या भौगोलिक सूचना तंत्र है ये सभी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक सूचना तंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? भौगोलिक सूचना तंत्र को इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। GIS का पूर्ण अर्थ या पूरा नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। आपको पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं कि GIS क्या है, तो आप लोग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सभी को अलग अलग एक साथ आपसे पूछ दिया जाता है कि GIS क्या है या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है या भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ कर देते हैं, जो कि ये तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन आप उसमें घबरा जाते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और उसका आंसर कैसे दें। तो ये देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। GIS का मतलब होता है भौगोलिक सूचना तंत्र या प्रणाली, और GIS को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये GIS जो है इसका शॉर्ट रूप है इंग्लिश का, और ये इसका हिंदी है ज्योग्राफिकल सूचना तंत्र या प्रणाली। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन से क्या तात्पर्य है? सुदूर, सुदूर से आपका क्या अर्थ है? सु का मतलब क्या होता है? हम, और दूर के मतलब क्या होता है? दूर से। तो हमें जो दूर से संवेदन यानी सूचना प्राप्त होता है, यही क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन। तो चलिए देखते हैं। सुदूर संवेदन से तात्पर्य है किसी वस्तु की सूचना दूर से प्राप्त करना, यानी कि हम क्या है? सु, और ये दूर यानी कि दूर की सूचना क्या कर रहे हैं? हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु की सूचना दूर से प्राप्त कर रहे हैं हम, अर्थात किसी स्थान की समीप जाए बिना ही, यानी कि किसी स्थान पर जाए बिना ही हम क्या कर लेते हैं? उस स्थान की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिल्ली में हैं और हम क्या देख रहे हैं? केरल में जो मानसून आया है उसे किसके जरिए देख रहे हैं? सुदूर संवेदन के जरिए हमें पता चलता है, यानी कि टीवी वगैरह, मोबाइल है उसमें जो समाचार आते हैं उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है। ये क्या कहलाता है? हमारा
सुदूर संवेदन यानी कि दूर संचार के द्वारा हमें क्या होता है वो पता चलता है, सुदूर संवेदन होता है हमारे। अब समझ में आ गया आपको सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? किसी स्थान में जाए बगैर वहाँ की जानकारी प्राप्त कर लेना ही सुदूर संवेदन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं एक परिभाषा सुदूर संवेदन की, जो कि पीएफ साबिन के द्वारा दिया गया है। और जो साबिन्स है उनकी जो परिभाषा है वो जो आपके GIS है वह किस विधि से हम तक पहुंचता है, यानी कि सुदूर संवेदन या सूचना तंत्र हम तक किस तरीके से पहुंचता है, इसके बारे में परिभाषित किया है। तो उनके अनुसार सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य है उन विधियों से जिनसे किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उन लक्षणों को मापने के लिए, यानी कि जो आंकड़े हैं उनको मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा या रेडियो तरंगों को प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो सूचना है हम तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी कि प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का प्रयोग हम किस माध्यम से करते हैं? हम जो बोलते हैं वो क्या होता है, पहले रेडियो तरंग के रूप में ऊपर जाता है, फिर हम तक विकृत होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये आपका सुदूर संवेदन है। हम जो बात करते हैं वो पहले ऊपर जाता है, फिर मोबाइल में पहुंचता है, मोबाइल से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ये आपका सुदूर संवेदन में इसका प्रयोग हो गया। और ये प्रकाश के माध्यम से भी होता है और ऊष्मा के माध्यम से होता है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपका एक परिभाषा हो गया। अब देखते हैं आपके जीपीएस आप सभी जानते होंगे। चलिए देखते हैं जीपीएस का पूरा अर्थ या पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का अर्थ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग मतलब स्थिति निर्धारण। तो ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, पोजिशनिंग का मतलब होता है स्थान निर्धारण, पोजीशन यानी कि स्थान, पोजिशनिंग मतलब स्थान निर्धारण, सिस्टम मतलब प्रणाली। तो ये होगा आपका जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। अब देखते हैं जीपीएस का शाब्दिक अर्थ क्या है। जीपीएस का शाब्दिक अर्थ है यानी कि पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो जीपीएस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भौगोलिक स्थिति जानने का तरीका या विधि। यानी कि जीपीएस वह विधि है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु है जो कहीं पर जा रहा है उसका भौगोलिक स्थिति कि वह कहाँ पर है, किस स्थान पर है, कितने अंश अक्षांश, कितने देशांतर, ये ज्ञात करने की एक विधि है जीपीएस। फिर अब देखते हैं जीपीएस का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो हम अभी आपको बताएं हैं कि भौगोलिक स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो जीपीएस का प्रयोग किसी भी वस्तु की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपकी GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसमें क्या करते हैं, जो सूचना है वो आंकड़ा है उन सबको एकत्रित करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, आपके जीपीएस भौगोलिक स्थान निर्धारण प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ या किस देश में किया गया था। तो आपके जीपीएस प्रणाली या भौगोलिक स्थान निर्धारण प्रणाली का सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग अमेरिका में। तो ये है आपका भौगोलिक स्थान निर्धारण यानी कि जीपीएस प्रणाली का प्रयोग कहाँ किया गया था, सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। और सर्वप्रथम जीपीएस का प्रयोग अमेरिका द्वारा किस कार्य के लिए किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रक्षा विभाग ने, यानी कि उसके रक्षा विभाग होते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा हेतु इस प्रणाली को सर्वप्रथम विकसित किया था। और जीपीएस का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था, जब जीपीएस का विकास हुआ तब इसका सर्वप्रथम उद्देश्य क्या रखा गया था। बाद में जो उद्देश्य हुआ उनके बारे में हम आगे देखेंगे, उसके सर्वप्रथम जो उद्देश्य थे उनके बारे में। तो सर्वप्रथम उसका जो उद्देश्य था वो नौ परिवहन था, यानी कि यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाना, वहाँ की सुरक्षा, ये संबंधित थी। तो देखते हैं जीपीएस का सर्वप्रथम उद्देश्य व्यापक रूप से पृथ्वी एवं वायुमंडल में घूमती हुई वस्तुओं के नौ परिवहन के लिए प्रयोग करना था। यानी कि कोई भी वस्तु है जो क्या कर रहा है, वायुमंडल या पृथ्वी में घूम रहा है। वायुमंडल में क्या है, प्लेन वगैरह है, और आपके पृथ्वी में जो भी वस्तु है, कार वगैरह है, उसके नौ परिवहन के लिए बनाया गया, जिसमें उसकी स्थिति ज्ञात कर सके, भौगोलिक स्थिति। जैसे कि विश्व के मरुस्थलों या मरुभूमि अर्थात आर्कटिक क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पर
अन्य नौ संचालन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि मरुभूमि मरुस्थलों में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या सैनिक वगैरह नहीं थे किसी भी प्रकार की। तो वहाँ पर क्या किए गए, जो जीपीएस है उसके माध्यम से वहाँ की जो जल थल है वायु है इसकी जानकारी ली जाती है। वहाँ पर जल थल वायु सेना के नौ संचालन के लिए इसका प्रयोग किया गया कि जल सेना मरुस्थल या मरुभूमि या आर्कटिक क्षेत्र में कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक की उनकी जो क्षेत्र निर्धारण है, ये भौगोलिक स्थिति है, ये इसी जीपीएस के द्वारा सर्वप्रथम इसका उद्देश्य रखा गया था। ये इसका जानकारी प्राप्त करना था, भौगोलिक स्थिति। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र या प्रणाली के कितने अवयव या तत्व होते हैं या कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है। तो अब देखते हैं कि आपके जीआईएस या भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली को कितने अवयव या कितने भागों में या कितने तत्व होते हैं। तो आपके जीआईएस प्रणाली के 4 तत्व होते हैं या 4 अवयव है। फर्स्ट है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, तो जो हमें भौगोलिक सूचना प्रदान करता है, जिनसे हमें प्राप्त होता है, वो कंप्यूटर के सबसे पहले भाग क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर सेकेंड है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर लाइववेयर और आंकड़ा आधार, ये आपका आंकड़ा आधार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनता है आपका इसमें जीआईएस के अवयव या तत्व कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या उपयोगिता है। तो इसमें आपके जो जीआईएस के तत्व या अवयव है या पहला प्रकार है उसका क्या उपयोगिता है, महत्व है, इसको देखते हैं। तो जो जीआईएस है उसमें जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसका कार्य है या महत्व है कार्यक्रमों एवं आंकड़ों को संग्रहण करना। किसमें करना, हार्ड डिस्क होती है, इसके अतिरिक्त डिजिटल टेप, कैसेट, सीडी, रोम आदि होते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो संग्रहण करता है। अर्थात आंकड़ों को संग्रहण करना इसका मुख्य उपयोगिता है। हम किसका, जीआईएस के जो मुख्य अवयव है कंप्यूटर हार्डवेयर, ये क्या करता है, आंकड़ों को संग्रहण करता है, फिर लोगों तक उसे पहुंचाता है या उपयोग में लाने के लिए उसे प्रदान करता है। फिर आपका जीआईएस के अवयव सेकेंड प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या उपयोगिता है या क्या कार्य है या क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखते हैं। जीआईएस का अवयव सेकेंड अवयव है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका क्या कार्य है, क्या उपयोगिता है। तो इसका उपयोगिता है किसी कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे कैसे कार्य करना है या क्या कार्य करना है। यानी कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो किसी भी कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देशित करता है कि ऐसे कार्य करना है और ये कार्य करना है। ये आपका क्या है, जीआईएस का सेकेंड अवयव है या उसके सेकेंड तत्व है, जो क्या करता है उसके फर्स्ट जो तत्व है कंप्यूटर हार्डवेयर उसको निर्देशित करता है कि कैसे कार्य करना है और कैसे उसे निर्धारित करना है या संचालन करना है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन लाइववेयर, यानी कि आपके जीआईएस के तीसरा तत्व या तीसरा प्रकार। तो इसका अर्थ क्या है, जीआईएस में लाइववेयर का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है। तो आंसर, लाइववेयर का अर्थ है ऐसे वैज्ञानिक या कंप्यूटर क्रमादेश, यानी कि कंप्यूटर के जो क्रम को आदेश के अनुसार व्यवस्थित करे, या तकनीशियन कोई व्यक्ति जिसे तकनीकी नॉलेज हो, और सांख्यिकीविद जिन्हें सांख्यिकी की बहुत अधिक नॉलेज हो। वो क्या करता है, संबंधित जीआईएस से अपेक्षित जो सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आवश्यक डाटाबेस या आंकड़ा का चयन करके उसका सही सही विश्लेषण करते हैं। वही क्या कहलाता है, लाइववेयर कहलाते हैं। यानी कि वो कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, कंप्यूटर विद्वान भी हो सकता है, तकनीशियन भी हो सकता है, सांख्यिकीविद भी हो सकता है। वे क्या करता है, जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित जो आंकड़ा है उसे विश्लेषण कर क्या करता है, हमें सूचना प्रदान करता है। वही क्या कहलाता है, लाइववेयर कहलाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन, जीआईएस के अवयव यानी कि उसकी चौथा आंकड़ा आधार है, उसके चौथा प्रकार जो है आंकड़ा आधार से क्या तात्पर्य है। तो जीआईएस के चौथा अवयव आंकड़ा आधार से तात्पर्य है कंप्यूटर में संचित आंकड़ा, जिसे आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, हम देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, आंकड़ा आधार कहलाता है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं
या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है कंप्यूटर का चौथा अवयव आंकड़ा आधार, जिसको क्या करता है, संग्रहित करके रखता है और हमें देखने के लिए सहयोग करता है या उसे प्रयोग करने के लिए हमें वापस प्रदान करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली किस प्रकार की सूचना के समुच्चय को क्या कहते हैं, संचय या संग्रहण भी कहते हैं, से युक्त होती है। यानी कि आपकी जो GIS है किस प्रकार की सूचना से समुच्चय या युक्त होती है। तो आपके GIS जो वो किस प्रकार के सूचना से समुच्चय है, डाटाबेस या आंकड़ों, किसी भी वस्तु से संबंधित जो डाटा है, जानकारी है, वो क्या होता है, इसमें संग्रहित होता है। यही आपका क्या कहलाता है, इसका आंसर है। यानी कि ये डाटाबेस या आंकड़ों के सूचनाओं से समुचित या संग्रह है। जो भी अलग अलग आंकड़े हैं ये क्या कहते हैं, उसको जोड़ के एक सूचनाओं को, अलग अलग सूचनाओं को जोड़ के एक संग्रहण या संचय करके रखता है। यही आपका GIS का समुच्चय से युक्त होता है, डाटाबेस या आंकड़ा, ये इसका आंसर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के कौन कौन से उद्देश्य है। यानी कि प्राथमिक उद्देश्य आप देख लिए हैं नौ परिवहन के लिए। अब इसका अन्य जो उद्देश्य है जो कि आवश्यक है वो देखते हैं। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। तो उनमें का फर्स्ट उद्देश्य है भौगोलिक आंकड़ों की जटिलता विश्लेषण से नई सूचनाओं को प्राप्त करना। यानी कि जो आंकड़े संग्रहण किए हैं उसे क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसका जांच करना है। इसके बाद क्या करना है, उसमें जो नई सूचनाएं निकल रही है उसे क्या करना, प्राप्त करना। फिर है योजना तथा निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। इसके बाद सूचनाओं को एकत्रित कर विश्लेषित करके क्या करना, नई सूचना प्राप्त करना। उसके बाद सूचना प्राप्त करके योजना तथा निर्णय लेने की जो क्षमता है, यानी कि सही निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे क्या करता है, ये बढ़ाता है। आपकी जो भौगोलिक सिस्टम प्रणाली है GIS है। इसके बाद आपका अगला कार्य है विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचनाओं को संग्रहित करके रखने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं, आंकड़ों के एकत्रित मतलब जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसे विश्लेषण करके सही जो नई सूचना है उसे क्या करता है, ये एक योजना बनाता है। उस योजना से फिर निर्णय लेता है और फिर उसे एकत्रित करके रखने की क्षमता भी रखता है। ये इसका उद्देश्य है। फिर इसका अगला उद्देश्य है आपका आंकड़ों के वितरण तथा संचालन के लिए सफल साधनों की पूर्ति करना। यानी कि जो आंकड़े हैं उसके वितरण यानी कि लोगों तक पहुंचाना और उसके संचालन के लिए सही तक वह पहुंच सके या सही तरीके से उसे संग्रहण करके रख सके, इसके लिए साधन की पूर्ति करना। जो भी है आपके हार्ड डिस्क वगैरह, मेमोरी, सब चीज़ की पूर्ति करता है, या नेट वगैरह, डाटा वगैरह। फिर आपका आंकड़ा भंडार के अनावश्यक आंकड़ों को हटाना तथा पुनरावृत्ति को कम करना। क्या करते हैं, कुछ सूचनाओं को हम संग्रहण करते समय वो दोबारा फिर से पुनरावृत्ति हो जाता है, या वही डाटा जो है क्या होता है, फिर से उसमें अपलोड हो जाया होता है। तो ये क्या हो जाता है, उसका पुनरावृत्ति हो जाता है। तो वो उसे क्या करता है, कम करता है। और अनावश्यक आंकड़ा, कुछ ऐसे आंकड़ा भी होते हैं जो कि उपयोगी नहीं होता है, इसके बावजूद भी उसमें संग्रहित हो जाते हैं, उसे क्या करता है, ये हटा देता है। ये आपके GIS के कुछ प्रमुख उद्देश्य है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भौगोलिक सूचना प्रणाली या तंत्र से लाभान्वित क्षेत्रों के नाम। यानी कि GIS से लाभान्वित जो क्षेत्र है उनके नाम। तो आपके भौगोलिक सूचना प्रणाली से लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित है, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या भौतिक हो या प्राकृतिक। वो किस प्रकार से है, आपके सामाजिक क्षेत्र में जो कृषि वगैरह है, वन क्षेत्र है या वनस्पति कटाव है, आपदा है, ये सभी आपके सामाजिक क्षेत्र में भी आते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामाजिक क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है क्या करता है, ये दर्शाता है, उसके आंकड़ों को इकट्ठा करता है। आपके सामाजिक जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करता है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। तो ये क्या है, इसके लाभान्वित क्षेत्र है, क्या करता है, हम तक पहुंचाता है ये आंकड़ों को GIS जो है। फिर आपके सांस्कृतिक क्षेत्र, तो आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में कभी ये बहुत ज़्यादा लाभान्वित क्षेत्र है। फिर आपका आर्थिक क्षेत्र,
जो कृषि वगैरह है, आपके वनस्पति है, खनिज संसाधन है, मानचित्र निर्माण है, भूमिगत जो भी जानकारी है वो क्या करते हैं हम तक पहुंचाता है। ये आर्थिक क्षेत्र में भी हमें लाभ हुआ है इससे, जीआईएस से। फिर राजनीतिक क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें लाभ होता है। फिर है भौतिक प्राकृतिक क्षेत्र है, तो भौतिक क्षेत्र में तो स्थलाकृति से संबंधित भूस्खलन वगैरह हो गया, तो ये भी हमें लाभ मिलता है इसमें जीआईएस में, किस क्षेत्र में क्या है, किस क्षेत्र में क्या है, किस क्षेत्र की स्थिति क्या है। ये प्राकृतिक क्षेत्र है, इसमें भी आपको बहुत सारे लाभान्वित, यानी कि लगभग सभी क्षेत्र में इसका लाभ मिला है। जो जीआईएस है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है या भौगोलिक सूचना तंत्र है इसका। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीआईएस या भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है, जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली किस प्रकार की सूचना के समुच्चय है या भंडार है या संग्रहण है। तो आपके जो जीआईएस है वो किस प्रकार की सूचना से संग्रहण है, डाटा संग्रहण। ये आपके आंसर आपको पता है, इसको भुलाएंगे नहीं, ये हर बार पूछते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आप देखते हैं आगे, जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, ये देखेंगे। पहले हमने देखा था कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य है उसके बारे में। अब देखेंगे कि इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन देखें हम लाभान्वित क्षेत्र के नाम। अब देखेंगे उसके लाभान्वित जो क्षेत्र है उसके उपयोगिता। अब देखेंगे जीआईएस के जो उपयोग होते हैं जिन क्षेत्रों में, उनके बारे में, तो उसका विस्तार से वर्णन देखेंगे। अब लाभान्वित क्षेत्रों के जो अंतर्गत आते हैं, तो जीआईएस का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। वो कौन सा है, मानचित्र बनाने के लिए। किसी भी क्षेत्र है, उसका भौगोलिक है या प्राकृतिक हो या आर्थिक क्षेत्र हो, इनसे संबंधित जो क्षेत्र है उनका क्या करता है, डाटा को एकत्रित कर उसका मानचित्र निर्माण कर हमें दिखाता है वो। फिर आपका कृषि विकास, ये इसमें भी इसका उपयोग होता है जीआईएस का। वन क्षेत्र का विश्लेषण करता है, वनस्पति के कटाव तथा पर्यावरण आपदा की पहचान करने में हमें सहायता प्रदान करता है। फिर है वन में आग लगने की जानकारी तथा उसकी रोकथाम के उपाय, ये सभी हमें इससे प्राप्त होता है। ये कैसे होता है, वन में जब आग लगता है हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सर्च करते हैं कि वह स्थान कहाँ से अब कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक आग लगा है। ये क्या करता है, पूरा डाटा हमें दिखा देता है, हमें प्राप्त हो जाता है। कैसे, अपने घर पे ही बैठे बैठे, तो ये हमें लाभ मिलता है। फिर आपका जल प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाता है। हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आए तो उस क्षेत्र को सर्च करते हैं तुरंत, तो जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या करता है, हमें तुरंत यह जानकारी प्रदान कराता है। फिर आपके बंजर भूमि का मानचित्र, जो कि आपकी उपयोगी नहीं है, यानी कि आपकी कृषि उपयोगी नहीं है, बंजर है, उस क्षेत्र का भी मानचित्र ये निकाल के हमें दिखाता है कितने % पे है, कहाँ से कहाँ तक है। फिर आपकी मृदा संसाधन विश्लेषण, यानी कि मृदा संसाधन जो है, मिट्टी से संबंधित जो संसाधन है जिसका हम प्रयोग करते हैं उसकी जानकारी प्रदान करता है। फिर आपके खनिज संसाधन की खोज, यानी कि जो धरातल में है जितने भी खनिज संसाधन उसका क्या करता है, खोज करता है। ये जैसे ही हम उस पर सर्च करते हैं कोई सी भी, तो जीआईएस के माध्यम से हमें नक्शा खुलता है और इस क्षेत्र से यहाँ तक कि ये खनिज है ये दर्शाता है। फिर है आपका भूमिगत जल से संबंधित मानचित्र बनाना। क्या करता है जीआईएस यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है वो डाटा को एकत्रित करता है, भौगोलिक जो भूमिगत जल है वो कहाँ से कहाँ तक के है ये हमें प्रदान करता है। फिर आपके समुद्री संसाधन की जानकारी, यानी कि कौन सी जगह के समुद्र में कौन कौन सी संसाधन या साधन प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करता है। फिर है बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं की जानकारी। ये जानकारी भी हमें किससे मिलता है, जीआईएस या भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये क्या है, एक सिस्टम है, यानी कि ये सिस्टम कौन सी है, कंप्यूटर। आपकी जो भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रदान करता है वो है कंप्यूटर प्रदान करता है। जीआईएस सिस्टम जो कहीं के आंकड़ों को संग्रहित कौन करता है, कंप्यूटर ही करता है, तो वही हमें ये सब सूचना देंगे ना। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके जो जीआईएस है वो एक तकनीकी है, वो तकनीक कौन सा है, कंप्यूटर है, जो क्या करता है आंकड़ों को संग्रहण करता है, फिर विश्लेषण करता है, फिर जानकारी हम तक पहुंचाता है, फिर हम उनका उपयोग करते हैं, अपना कार्य करते हैं। फिर आपका अगला जो है
उपयोगिता यानी कि जीआईएस का उपयोग जो है धरातलीय आकृति संबंधित मानचित्र प्रदान करता है। क्या करता है? भूपत्रक वगैरह क्या करता है? ये हमें प्रदान करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर संवेदन के उपयोग या अनुप्रयोग। ये दोनों एक ही है, उपयोग या अनुप्रयोग। सुदूर संवेदन का निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? पहले देखिए आप जीआईएस का उपयोग, अब देखते हैं सुदूर संवेदन यानी कि सूचना प्राप्त करना। ये क्या होता है आपका? सुदूर संवेदन। किसी स्थान पर जाए बिना उस स्थान की सूचना प्राप्त करना है, यही आपका सुदूर संवेदन है ना। तो इसका उपयोग अब देखते हैं। प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों के अलग अलग अध्ययन। क्या होता है सुदूर संवेदन में? प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों के अलग अलग अध्ययन प्राप्त होता है हमें, यानी कि जो दूर के क्षेत्र है उसमें जाए बगैर ही प्राकृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। फिर भविष्यवाणी, यानी कि किसी व्यक्ति के पास यानी कि उसके जो भविष्य है उसमें जाए बगैर ही हमें क्या मिल जाता है? उसके भविष्य, यानी कि भविष्य में क्या होगा इसकी अनुमान हम लगा लेते हैं। यही क्या, ये भी आपके सुदूर संवेदन के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी भी स्थान में जाए बगैर वहाँ की सूचना प्राप्त कर लेना ही सुदूर संवेदन है। तो किसी इंसान के भविष्य में या कोई भी घटना है उसके उस घटना में जाने से पहले ही उस घटना के बारे में जानकारी मिल जाता है। जैसे कि बादल छाया है मतलब वर्षा होगा, ये क्या है? एक भविष्यवाणी हो गया। तो ये आपका सुदूर संवेदन हो गया। फिर है आपका हिम जल प्रवाह, यानी कि बर्फ जमा है तो गर्मी आएगा तो क्या होगा? ये जल प्रवाह होगा। तो इसका भी जानकारी हम किस में करते? भविष्यवाणी कर सकते कि गर्मी जब बढ़ेगा तो आपका जल जो है प्रवाहित होगा। ये आपके सुदूर संवेदन से पता चल जाता है। ये भी आपका सुदूर संवेदन कहलाएगा, क्योंकि हम हिम को बहते हुए नहीं देख रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं? उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यही है क्या कहलाएगा? सुदूर संवेदन। यानी कि उसी स्थान में जाए बगैर ही या देखे बगैर ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। फिर आपका बाढ़ है, भूस्खलन है, प्राकृतिक आपदा है, मृदा वर्गीकरण, बेकार भूमि का सीमांकन, भू आकृतिक एवं भूवैज्ञानिक मानचित्र। ये क्या करते हैं हम? जो जीआईएस है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है, यानी कि आपके जो कंप्यूटर है उनसे क्या करते हैं? मानचित्र निकालते हैं और जो आपदाएं हैं उस क्षेत्र को लक्ष्य करके क्या करते हैं? उसके विभाजित करते हैं। जो भी वर्गीकरण करना है कर लेते हैं या उस क्षेत्र को देख लेते हैं, सीमांकित कर देते हैं। फिर है कि भू आकृतिक एवं भूवैज्ञानिक मानचित्र। इसमें क्या होता है? सुदूर संवेदन में जो जीआईएस है उसके जरिए हमें क्या होता है? ये सूचना जो डाटा है उसके जरिए हमें ये प्राप्त हो जाता है। हमें इसी स्थान की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिमालय में हमें जाए बगैर ही क्या कर सकते हैं? अपने घर से ही उसकी भू आकृति कैसी है ये देख सकते हैं। ये आपका सूचना प्रणाली है सुदूर संवेदन के। फिर आपका महासागर वर्गीकरण। क्या करते हैं? हम महासागर में जाकर उसे बांट तो नहीं सकते, बांट कर देख नहीं सकते ना, लेकिन घर से हम क्या करते हैं? अपने जो जीआईएस है सिस्टम है उनके माध्यम से हम ये सभी कुछ देख सकते हैं या उसे विभाजित कहाँ से कहाँ तक हुआ है ये देख सकते हैं। फिर आपका उत्पादन है, जैव विविधता है, संसाधनों का सर्वेक्षण इत्यादि, ये सब क्या कर सकते हैं हम? उस स्थान में जाए बगैर ही कर सकते हैं हम। ये आपको हो गया सुदूर संवेदन के उपयोग या अनुप्रयोग। अर्थात सरल अर्थों में देखो, सांस्कृतिक तत्व, भूमि उपयोग, कृषि, फसल, सिंचाई, जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, प्रदूषण समस्या, खनिज उत्पादन आदि सभी ये क्या है? उसके सुदूर संवेदन के उपयोग क्षेत्र हैं, क्योंकि इसके बारे में क्या होता है? जीआईएस सिस्टम है उससे जानकारी इस स्थान में जाए बगैर ही प्राप्त हो जाता है। ये इसकी उपयोग है सुदूर संवेदन के, यानी कि दूर से सूचना प्राप्त करते हैं जीआईएस का। ये हो गया। आप अगला क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ है? यानी कि दूर के सूचनाओं को हम तक पहुँचाने वाला जो संवेदन संस्था है वो कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदन प्लेटफार्म किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां पर कैमरा या संवेदक लगा होता है, जो क्या करता है? जो लक्ष्य या धरातल की किसी भाग की सूचना को क्या करता है? लोगों तक पहुंचाता है या हम तक डाटा को एकत्रित कर प्रदान करता है हमें। ये क्या कहलाता है? आपका प्लेटफार्म कहलाता है। यानी कि सुदूर संवेदन प्लेटफार्म जो है वो जानकारी या डाटा को हम तक पहुंचाने का कार्य करता है, वही आपका क्या है? प्लेटफार्म है। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या या परेशानी आई होगी या कहीं पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और यदि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए
या किसी भी पॉइंट के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, वहाँ से व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ कमेंट करेंगे। हम उससे संबंधित जो भी कंटेंट है आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो PDF वगैरह, बुक वगैरह हो या कुछ नोट्स वगैरह हो, जो भी हो आपको चाहिए आप वहाँ पर जाकर कमेंट करेंगे। हमारे पास होगा तो हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे, या हमारे पास वो नॉलेज होगा तो आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।